हेलो विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। विद्यार्थी मित्रों, हमने इसी चैप्टर के यानी कि काव्य नंबर 3 मत बांटो इंसान को पहला भाग देखा है। आज हम दूसरे भाग में काव्य मत बांटो इंसान को उसके अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, साथ साथ उसके स्वाध्याय के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर की ओर। काव्य नंबर 3 मत बांटो इंसान को। कवि है विनय महाजन। आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास के प्रश्नों की और उनके जवाब की, और स्वाध्याय के प्रश्नों की और उनके जवाब की। नंबर 1 अभ्यास। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। और उसका पहला प्रश्न है, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? तो जवाब सही ये रहा। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी ही भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। अभ्यास का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? जवाब है, कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं, और कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? जवाब है, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव की जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हम उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व का प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, इस काव्य का समूहगान करें। विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ 1 में इस काव्य का समूहगान करके रखा है। अब चलते हैं अभ्यास के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। तो काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ हमें लिखना है। तो भावार्थ इस प्रकार है, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों और धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। इस तरह से इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है। अब चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और उसका पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? सही जवाब है, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। इस तरह से अनेक चीजों का बंटवारा हो चुका है। अगला प्रश्न है, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा?
जवाब है सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? जवाब सही है, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति की यह रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकती है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 4। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? जवाब है उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। इस तरह उजाले को बंदी बनाने का अर्थ दिया गया है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? जवाब है यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह काव्य हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो शब्द आपके पास है, प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान और मंजिल, घाटी, गिरजाघर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी, ये जो सारे शब्द है ये शब्दकोश के क्रम के मुताबिक नहीं है। तो हमें इन्हीं शब्दों को शब्दकोश के क्रम के मुताबिक लाना है। तो इस तरह होगा, पहला शब्द होगा आंगन, दूसरा है इंसान, तीसरा उदास, चौथा ऊपर, पांचवा शब्द है गिरजाघर, आगे शब्द है घाटी, चट्टान और प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। इस तरह से हमने शब्दकोश के क्रम के मुताबिक ला दिए। तो आपको भी प्रयत्न करना है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बीच में चर्चा कीजिए, यानी कि सिंगल फैमिली और ज्वाइंट फैमिली के बीच में चर्चा करनी है। तो यहाँ पे शिक्षक शुरुआत करेंगे। आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष अपने शिक्षक को कहता है, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वह अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह बुढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। तो बीच में प्रशांत अपने गुरुजी को कहता है, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। तो सूरज कहता है, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ते थे। हम शांति से पढ़ भी नहीं पा सकते थे। इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। तो कमल अपने शिक्षक को कहता है, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती थी तब मुझे बहुत काम करना पड़ता था। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता था। पिताजी शाम को आते थे तब खिचड़ी बनती थी। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के ना रहने पर इंटरनेट पर वो सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है।
तो राजेश कहता है, गुरुजी हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उनकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक अपने विद्यार्थी को समझाते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको सोचना है आपके माता पिता के साथ बैठकर एकल परिवार ज्यादा अच्छा है या संयुक्त परिवार अच्छा है। बाद में आपको किस परिवार में रहना है यह आपको तय करना है। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। रात होने पर निकलता सबको देता हूं शीतलता। ऐसी कई सारी काव्य पंक्तियां हमें लिखनी है और एक नया काव्य हमें पूर्ण करना है। तो चलो चलते हैं, काव्य पंक्तियों को पूर्ण करते हैं और एक नया काव्य बनाते हैं। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूं शीतलता। मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यूं तो तारों का राजा। तो इस तरह से नई काव्य पंक्तियां रखकर हमने एक नया काव्य पूर्ण किया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे इस काव्य का दूसरा भाग समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपने अंत तक देखा है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है? जो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और विद्यार्थी मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जो मैसेज है आपको मिल जाएगी। आपने अपना जो समय निकालकर इस वीडियो को देखा है और नॉलेज बढ़ाने की कोशिश की है, इसीलिए मैं आप सबको थैंक्स टू ऑल कहता हूँ। अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सबको मेरा जय स्वामीनारायण। बाय बाय।